हाँ तो बच्चों, आज से हम अपने हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण की हमारी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका। यह सेवी प्रकाशन, सेवी पब्लिकेशन की है। सेवी पब्लिकेशन, नई दिल्ली। तो ये हमारी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है। इससे पहले हमने क्या क्या किया है? इससे पहले हमने अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के 4 पाठ कर लिए हैं। पाठ 1, 2, 3, 4। और उसके बाद आज से हम लोग अपना हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। इस बुक का मैं PDF फॉर्म, ये जो बुक का PDF फॉर्म है, इसको मैं व्हाट्सएप नंबर में डाल दूँगा। आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास बुक है, कुछ प्रश्न जो बुक में, ये वर्कशीट टाइप की बुक है, तो कुछ प्रश्न तो इसमें बुक में ही हो जाएंगे। जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए ज़रा ध्यान से सुन लें, वे एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे। जिसके पास बुक है वो भी एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे। उसमें उनको परिभाषाएं लिखनी होंगी। बाकी चीज़ तो उनको बुक में मिल जाएगा। जिसके पास बुक नहीं है उसको सेपरेट नोटबुक बनानी है। नोटबुक दोनों को बनानी है। इसके पास व्याकरण की बुक है, जिसके पास नहीं है, दोनों को नोटबुक बनानी है। हाँ, जिसके पास बुक है वो जो अभ्यास के प्रश्न होंगे वर्कशीट फॉर्म में, वो तो उस पर कर लेगा। लेकिन बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं है, तो एक व्याकरण की नोटबुक बना लेंगे और उसमें करते जाएंगे। जब स्कूल खुलेगा, बुक अवेलेबल होंगी, तब उसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो इसीलिए हमें कॉपी तो ज़रूर बनानी है इसकी। अगर कॉपी डबल लाइन की नहीं, कोई बात नहीं, सिंगल लाइन भी चलेगा, या जो भी नोटबुक अवेलेबल है घर पे वो भी चलेगा। कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसी ही डबल लाइन की ही नोटबुक होनी चाहिए। जो घर पे अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हम लोग इस पाठ पे। तो ये है हमारी हिंदी व्याकरण, सेवी पब्लिकेशन नई दिल्ली की है। इसका नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका, भाग 5। कक्षा 5 के लिए है, इसीलिए भाग 5। तो विषय सूची में चलते हैं। पहला है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। फिर है वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। तो हम लोग पहले पाठ पे चलेंगे। पहला पाठ है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। तो भाषा किसे कहते हैं, इस पे चलते हैं हम लोग। भाषा, तो इसमें माँ और राजीव के बीच में बातचीत चल रही है। क्या माँ कहती है, बेटा नल बंद कर दो। राजीव, माँ अभी तो मैं हाथ धो रहा हूँ, फिर मंजन करूँगा। माँ नल दोबारा खोल लेना, पानी बेकार मत करो। तो ये दो माँ बेटा अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहे हैं। तो क्या है, हमने क्या सीखा कि माँ तथा राजीव बोलकर तथा सुनकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा होती है अपने विचार प्रकट करना, और मौखिक भाषा का एक रूप है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार दूसरे के आगे प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर दूसरों के विचार समझता है। तो एक भाषा का एक रूप है मौखिक। फिर अगले पे चलते हैं। रजनी ने शालू को पत्र लिखा। रजनी, शालू, 26/8/2011 को मेरा जन्मदिन है। शाम 5 बजे पार्टी है, तुम ज़रूर आना। शालू ने क्या लिखा?
रजनी, मैं अवश्य ही समय पर पहुंच जाऊंगी। तो इसमें दो सहेलियों की ने अपने विचार प्रकट किए लिख के पत्र लिख के। तो हम भाषा का एक लिखित रूप भी होता है जिसमें हम अपने विचार लिख के दूसरे के आगे प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़ के हमारे विचार समझ लेता है, सुन लेता है। तो इससे हमें पता चला, इस उदाहरण में रजनी ने अपने सहेली को जन्मदिन की एक पार्टी में बुलाया है। उसने शालू को पार्टी की सूचना लिखित रूप में दी है। यह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में हुआ है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा एक तरह से देखा जाए विचारों का आदान प्रदान है। हम लोग बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का अर्थ होता है आपस में परस्पर एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज ऑफ थॉट, इंग्लिश में कहते हैं बेटे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। आदान प्रदान, कुछ उनका सुना और अपने विचार फिर उसको बताए, उसने सुन के हमारे विचार समझे। तो इसको भाषा का आदान प्रदान कहा जाता है। तो भाषा एक तरह से देखा जाए विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो हमारी परिभाषा क्या होगी बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या किया जाता है। ये भाषा की परिभाषा होगी। या फिर संक्षेप में बोलें तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। संक्षेप मतलब छोटे में अगर बोला जाए तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के ही द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार खुद समझते हैं। तो यही भाषा कहलाती है। तो भाषा कितने प्रकार का होते हैं? भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक जो हम बोल के करते हैं, लिखित जो लिख के। जैसे हम टेलीफोन पे, मोबाइल पे बोल के अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्र ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। समाचार पत्र पढ़ के हम खबरें जान जाते हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो इनकी परिभाषा ज़रा देख लो। मौखिक रूप क्या होता है? जब मुख से बोलकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है या कहते हैं। तो भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। कई व्याकरण पुस्तकों में सांकेतिक भी लिखा हुआ है तीसरा। तो सांकेतिक भी एक रूप है लेकिन मुख्य रूप नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, लिखा है भाषा के दो मुख्य रूप कौन से? मुख्य मतलब मेन। तो मुख्य रूप तो मौखिक और लिखित ही है। जो सांकेतिक भाषा होती है, जो इशारों से हम लोग करते हैं, किसी को बुलाने के लिए उंगलियों से इशारा करते हैं, जितने भी इशारे होते हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। उसका प्रयोग बहुत कम होता है, 1% से भी कम दिन में होता है। तो मुख्य रूप नहीं कहलाएगी। तो कुछ किताबों में, कुछ व्याकरण में आपको सांकेतिक भाषा भी मिलेगी। तो उसका यही अर्थ है कि संकेत से भी हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जैसे किसी को बुलाने के लिए हम लोग इशारे से ही बुला लेते हैं और दूसरा वाला भी समझ जाता है कि हमें बुलाने के लिए बोल रहा है।
कभी कभी टीचर बच्चों को बिठाने के लिए इशारे से ही कहते हैं तो खड़ा बच्चा बैठ जाता, उसको समझ आ जाती है कि इशारे में वो शिक्षक हैं, टीचर है, वो बैठने के लिए कह रही है और वो समझ जाता है। तो ये भी एक तरह की भाषा है, विचार पहुंचा दिए, दूसरा समझ गया। लेकिन ये मुख्यतः भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा कम बोले जाने के कारण यह मुख्य रूप में नहीं आता। तो आगे चलते हैं। भारत की भाषाएं। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक राज्य हैं, जैसे पंजाब, गुजरात, आसाम, कर्नाटक आदि, और प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषा है। तो हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं हैं क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो कुछ भाषाएं दे रखी हैं, कुछ राज्य और उनकी भाषाएं। जैसे पहला राज्य है, पहला ये दिया है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो किसी भी राष्ट्र की भाषा एक भाषा होती है जो वहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है क्योंकि ये भारत के बहुत बड़े भूभाग पे बोली जाती है। जैसे हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा बनाया गया, कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो शुरू करते हैं बच्चों हरियाणा में। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो एक बहुत बड़े भूभाग, उत्तरी भारत के बहुत बड़ी भूभाग में बोली जाती है। इसके अलावा भी इसको बोलने और समझने वाले बहुत लोग हैं। जैसे हिंदी फिल्मों का ही उदाहरण ले लें, महाराष्ट्र में मुंबई में बनती हैं और पूरे भारत भर में देखी जाती हैं। तो हिंदी को बोलने वाले और समझने वाले बहुत बड़ी आबादी है। इसी कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा यही भाषा बोली जाती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसे इसमें रखा कि भारत के राज्य दे रखे हैं और भाषाएं दे रखी हैं लिस्ट में, आसाम में केवल असमिया बोली जाती है, केवल यही बात नहीं है। मुख्य रूप से असमिया ही बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है मुख्य रूप में। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि गुजरात में गुजराती के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, वहाँ भी अंग्रेजी बोली जाती है, और वहाँ पे भी जो लोग बंगाल के होंगे, पश्चिम बंगाल के, वो बांग्ला भी बोलते होंगे गुजरात में। तो मुख्यतः की बात क्या है कि गुजरात में मुख्यतः गुजराती बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, केरल में मुख्यतः मलयालम बोली जाती है, और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, और जैसे हमने बताया पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। तो ये मुख्यतः भाषा की बात की है। अब आ जाते हैं राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। इन सब में भी बच्चों को बहुत डाउट होता है। कुछ बोलते हैं कि मातृभाषा हिंदी ही होती है, ऐसी बात नहीं। जैसे कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में है और उसकी माताजी हिंदी बोलती हैं, तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। लेकिन कोई बच्चा यहीं उत्तर प्रदेश में ही है और उसकी माँ कन्नड़ बोलती है, और परिवार के लोग, माँ और परिवार के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तो उसकी मातृभाषा कन्नड़ ही होगी। तो ये प्रदेश के साथ जुड़ा नहीं है। समझिए बच्चों, जैसे पंजाब में अगर कोई बच्चे की माँ हिंदी बोलती है, तो उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही होगी, पंजाबी नहीं होगी। तो आज हमने ये भी सीखा कि मुख्यतः राज्यों में, जैसे आसाम में
असमिया बोली जाती है, मुख्यतः गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो इसका ये अर्थ नहीं कि सारे लोग गुजराती ही बोलते होंगे। उसमें गुजरात में हमें अंग्रेजी बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, बंगला बोलने वाले भी मिलेंगे, और एक व्यक्ति एक ही भाषा बोलता हो यह भी संभव नहीं है। बहुत से लोगों के पास बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है, चाहे वो देश की भाषाएं हों चाहे विदेश की भाषाएं। जैसे अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, जर्मन, फ्रेंच ये भी विदेशी भाषाएं हैं। तो किसी एक व्यक्ति एक से अधिक भाषा भी का भी ज्ञान रख सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाषा और बोली। आज हमने सीखा कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद मातृभाषा, जो बच्चा अपने घर में अपने माँ से सीखता है और माँ और परिवार से सीखता है, उसको मातृभाषा बोलते हैं। तो ये थी मातृभाषा। अब आ जाते हैं बोली। कई लोग बोलते हैं बोली, भोजपुरी को भाषा का दर्जा बोलते हैं। भोजपुरी एक बोली है, भले ही इसको बोलने वाले करोड़ों लोग क्यों ना हों, क्योंकि बोली का अपना व्याकरण नहीं होता। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो बोली और भाषा का अंतर पहले हम लोग समझ लेते हैं। भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, गुजराती भाषा का अपना व्याकरण है, पंजाबी भाषा का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अपना व्याकरण है। जैसे अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो उस भाषा की एक रूपता बनाए रखता है। एक रूपता क्या होता है, उसको शुद्ध रखता है, उसका सही प्रयोग सिखाता है। अगर व्याकरण ही नहीं होगा तो भाषा की एक रूपता नहीं होगी, उसका शुद्ध रूप का हमें पता नहीं चलेगा, हम उसका शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाएंगे उस भाषा का। तो वो क्या बन जाएगी, बोली। जैसे भोजपुरी का उदाहरण हम लोग बोल रहे थे, भोजपुरी एक भाषा नहीं है, एक बोली है। वही कारण है, भोजपुरी का कोई व्याकरण नहीं होता। तो व्याकरण न होने के कारण ये अलग अलग क्षेत्रों में बदल जाती है। जैसे बनारस की भोजपुरी इलाहाबाद की भोजपुरी से अलग हो जाती, कारण कि कोई इसको शुद्ध नहीं कर पाता, कोई इसका शुद्ध रूप नहीं जान पाया है। गाज़ीपुर की भोजपुरी अलग हो जाती है, पटना में बोली जाने वाली भोजपुरी अलग होती है। क्यों? कारण व्याकरण ने एक रूपता, व्याकरण से ही भाषा की एक रूपता होती है। तो इसमें इस कारण से बोलियां कुछ किलोमीटर के बाद बदलती जाती हैं, इसीलिए उसको भाषा नहीं बोला जाता, उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। भाषा वह होती है जिसका अपना व्याकरण होता है और वह एक रूपता बनाए रखती है। जैसे हिंदी चाहे उत्तर प्रदेश में बोली जाए, चाहे हिंदी गुजरात में बोली जाए, चाहे केरल में बोली जाए, या यूरोप जर्मनी में बोली जाए, हिंदी वही रहेगी। हिंदी का रूप बदलेगा नहीं, चाहे किसी भी देश में बोली जाए, किसी भी जगह बोली जाए, या किसी के द्वारा बोली जाए। कारण क्योंकि इसका व्याकरण है। अशुद्धि तुरंत व्याकरण से दूर हो जाती है और भाषा की एक रूपता बनी रहती है। तो आज हमने क्या क्या जाना? हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा किसे कहते हैं, भाषा द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, ये जाना। भाषा के मुख्यतः दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मैंने यही बताया, सांकेतिक को नहीं मुख्य रूप माना जाता है क्योंकि कम इस्तेमाल में आती है।
तीसरा हमने कहा व्याकरण। व्याकरण भाषा को, वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रभाषा पे। हमने किया हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है, और भारत के अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। जैसे पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी। और उसके बाद हमने बोलियों के बारे में भी किया। बोलियों का अपना व्याकरण नहीं होता। तो अब अगला हमारा टॉपिक है व्याकरण। देखो, उदाहरण में भी शुरुआत ही शुद्ध और अशुद्ध से की गई है। मोहन परीक्षा में पास हो गया, तो ये वर्तनी परीक्षा। परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा होती है। तो ये कैसे पता चला? ये व्याकरण से। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने शब्द विचार से पता चला कि यह अशुद्ध वर्तनी है। परीक्षा में र में बड़ी ई की मात्रा होती है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, आकाश गलत शब्द है, आकाश होता है। अ में आ की मात्रा लगती है, तब आकाश बनता है। ये भी हमें शब्द विचार से ही पता चला, व्याकरण के शब्द विचार से ही पता चला। मेरे को पुस्तक दे दो। बहुत से बच्चे यही बोलते हैं, मेरे को पुस्तक दे दो, मेरे को गेंद दे दो। मेरे को हिंदी व्याकरण के हिसाब से ये गलत है। भले ही तुम्हें दूसरा इसको समझ जाए, लेकिन मेरे को की जगह हमें मुझे प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे को व्याकरण के हिसाब से ये गलत है, मुझे सही शब्द है। मुझे पुस्तक दो, तो मेरे को पुस्तक दो गलत है, मुझे पुस्तक दो ये आम गलतियां हैं। इसको कोई भी इसको किससे हमने सुधारा? व्याकरण से। तो वचन की गलती, लिंग की गलती, जैसे तोता फल खा रही है, इसमें गलती क्या है? खा रही है। तोता पुल्लिंग है और हम बोल रहे हैं कि तोता फल खा रही है। तो ये भी व्याकरण से ही पता चला कि तोता पुल्लिंग है तो वो फल खा रहा है होगा। तो अगले पे चलते हैं। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते भौंक रहा है, कुत्ते बहुवचन है, तो यहाँ वचन की गलती है। इसका सही है कुत्ते भौंक रहे हैं। रहा एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, रहा है एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है, रहे हैं बहुवचन के लिए। तो वचन की गलती, लिंग की गलती, वर्तनी की गलती, ये सब व्याकरण द्वारा ही शुद्ध किया जाता। तो आगे चलते हैं। यही समझाया हुआ है। प्रथम 2 वाक्यों में वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धि है। परीक्षा और आकाश का शुद्ध रूप है परीक्षा तथा आकाश। तीसरे तथा चौथे वाक्यों में वाक्य रचना की अशुद्धि है। मेरे को के स्थान पर मुझे तथा भौंक रहा है के स्थान पर भौंक रहे हैं का प्रयोग होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो भाषा
का सही प्रयोग कौन सिखाता है? व्याकरण। तो ये इसकी परिभाषा है, इसको भी नोटबुक पे बच्चों लिखना है। व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण की परिभाषा लिखो, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। तो आज हमने क्या क्या किया, इन सब में एक लिखित रूप में जो नोटबुक बनेगा उसके अंदर हम लोग 3 परिभाषाएं लिखेंगे। पहली है भाषा की, दूसरी भाषा के 2 मुख्य रूप कौन कौन से हैं, और तीसरा व्याकरण। तो ये कार्य है, ये आपका गृह कार्य है। आज हमने व्याकरण में क्या देखा? व्याकरण द्वारा हम लोग अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं, और वाक्यों में अशुद्धि वर्तनी की भी हो सकती है, तथा वाक्य रचना की भी अशुद्धि हो सकती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है या वह पुस्तक है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, ये याद रखो बच्चों। एक ही व्याकरण सभी भाषा के लिए नहीं होता। तो कई बच्चों को इसमें शंका हो जाती है कि व्याकरण मतलब वो सभी भाषाओं के लिए नहीं, सब भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी का अपना व्याकरण है, पंजाबी का अपना व्याकरण है, गुजराती भाषा का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अपना व्याकरण है, जर्मन भाषा जो है उसका भी अपना ही व्याकरण है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, और वह उस भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है या बताता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया, तो उसको समअप कर लेते हैं। आज हमने भाषा और व्याकरण अपना पहला पाठ शुरू किया। हमारी व्याकरण का पहला पाठ है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। आज से हम अपने हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5 उसको करना शुरू करेंगे। इसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक में परिभाषाएं लिखना है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वे जो पाठ के प्रश्न होंगे, व्याकरण की जो प्रश्न हैं उसको नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमने परिभाषा लिखना है भाषा का, भाषा के 2 मुख्य रूप कौन से हैं, और व्याकरण की परिभाषा लिखनी है। व्याकरण किसे कहते हैं, ऐसे भी करके प्रश्न बना सकते हैं। व्याकरण की परिभाषा लिखो या फिर व्याकरण किसे कहते हैं, और इसको लिखना है। कल हम लोग व्याकरण के भाग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर से एक बार व्याकरण की परिभाषा आपको बता देते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसको शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो कल बच्चों हम लोग डिटेल में करेंगे व्याकरण के भाग। कल हम लोग व्याकरण के भाग करेंगे। आज के लिए
बस इतना ही। धन्यवाद।